हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन का ही आगे का पार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 5 मार्क, दैट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, है ना। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो थे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे थे, राइट, पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसी तरह जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या फिर ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है, उसमें भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ताकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हो वो इजीली अच्छे से हमारी बॉडी में हो सके। तो आज के लेक्चर में हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन होता है या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स मिले थे हमें खाने से, प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, व्हाटएवर इट इज मिले थे, वो ब्लड तक पहुंच गए थे। अब ब्लड के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के एनर्जी निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस इन ह्यूमंस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, बेसिकली हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स रिक्वायर एनर्जी विच दे गेट फ्रॉम फूड, है ना। एनिमल्स को क्या चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है, एक फ्यूल चाहिए होता है अपनी डेली एक्टिविटीज रन कराने के लिए, और वो फ्यूल क्या होता है, फूड होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ फूड। वी नीड एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम फूड, ठीक है। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, ये मैंने आपको जब मैं प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक गैस का मॉलिक्यूल जब हमारी बॉडी में गया तो फिर ऑल ओवर द बॉडी वो कैसे फैलेगा, दिस प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब किसी भी चीज को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन थोड़ी ना बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था तो वो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे वो कुछ तो भी ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पा रही थी, है ना। उनमें कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स थे। फॉर एग्जाम्पल स्टमक में एक फीचर था जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता था, फूड को 6 to 7 आवर्स के लिए टेम्परेरी स्टोर करके रख रहा था, है ना। ऐसे हर ऑर्गन के अलग अलग फीचर थे जो काय से रिलेट कर रहे थे, डाइजेशन से रिलेट कर रहे थे। उसी तरह अब अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी कुछ फीचर्स होंगे जो किससे रिलेट कर रहे होंगे, रेस्पिरेशन से रिलेट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट फीचर इज लार्ज सरफेस एरिया। हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, मतलब उस ऑर्गन जो भी है, फॉर एग्जांपल लंग्स, तो लंग्स के अंदर का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज थिन वॉल्स। अगर वॉल्स बहुत थिक होंगी तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो सरफेस वॉल्स होती है उनको थिन होना जरूरी होता है। होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब हम ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट इज नेजल कैविटी, फर्स्ट वन इज नेजल कैविटी, सेकेंड वन इज pharynx, then larynx, then ट्रेकिया। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में अभी 1 by 1 सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। अभी बस आपको एक रफ स्केच दे रही हूँ मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे कि हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन में किस किस ऑर्गन के बारे में स्टडी करना है। तो नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, रिब्स एंड लंग्स। फिर से पढ़ते हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया,
नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, स्टेटा, सीरीज में ही आपको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले नेजल कैविटी का वर्क है, फिर फेरिंग्स का है, फिर लैरिंग्स का है, फिर ट्रैकिया का है, फिर ब्रोंकाई का है, फिर ब्रोंकियोल्स का है, फिर एल्विलाई का है, फिर रिब्स का है, फिर लंग्स का है। तो हमें सीरीज में ही इन चीजों को याद करना है। तो फर्स्ट वन इज नेजल कैविटी, सेकेंड इज फेरिंग्स, थर्ड इज लैरिंग्स, fourth is trachea, very good. Fifth is bronchi, sixth is bronchioles, seventh is alveoli, eighth is ribs and ninth is lungs, very good. तो ये सारे 9 ऑर्गन्स हैं जिनको जो कि सारे के सारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं और इन्हीं को हमें अब डिटेल में पढ़ना है। ओके तो आज के लेक्चर में हम नेजल चैम्बर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेजल कैविटी को ही हम नेजल चैम्बर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेजल चैम्बर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइट। आप लोग खुद फील कीजिए, ये जो एक्सटर्नल 2 होल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी जो होती है वो हमारी यहाँ बस पास सिर्फ थोड़ी सी होती है। कल मैं आपको डायग्राम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर डायग्राम के उससे समझाऊंगी, अभी सिंपल इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो नेजल कैविटी जो होती है उसका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स, जो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉस्ट्रल्स है इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नेजल कैविटी में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या सीक्रेट करती हैं टाइम बाय टाइम, ये म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। म्यूकस को सीक्रेट करती रहती है, म्यूकस को सीक्रेट करती रहती है। अब म्यूकस नोज में या फिर नेजल कैविटी में म्यूकस का क्या काम है, देखिए जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो सकता है, एयर में जो डस्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं बहुत छोटे छोटे, वो भी हमारी नोज में चले जाते हैं, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी नेजल कैविटी में चले जाते हैं। अब जब वो हमारी नेजल कैविटी में चले जाते हैं तो अगर वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए हमारी नेजल कैविटी के पास म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि टाइम बाय टाइम म्यूकस सीक्रेट करती रहती हैं ताकि ये जो सारे डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको म्यूकस क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, है ना, क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा और फिर बॉडी से पास आउट कर देगा ताकि ये सारे डस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। देन हमारी नोज में छोटे छोटे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज में छोटे छोटे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनका भी सेम फंक्शन होता है डस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने से रोकने का काम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर एक पैसेज होता है जिससे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वापस से इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेजल चैम्बर जो होता है वो एक काइंड ऑफ पैसेज होता है जिसके थ्रू हम जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल कर पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से इन्वायरमेंट में एक्सहेल आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल समझ में आ गए। अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं उनको बीच में से सेपरेट किया गया है ना, ये आपको एक यहाँ पे बोन दिखाई हो रही होगी, ये हाइलेन कार्टिलेज होता है। ये क्या होता है, हाइलेन कार्टिलेज। आप लोगों ने क्लास 9th में कार्टिलेज पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा हाइलेन कार्टिलेज होता है। तो जो हमारे 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं उनको एक कार्टिलेज सेपरेट करता है, उस कार्टिलेज का नाम है हाइलेन कार्टिलेज, उसको सेपरेट करता है, ठीक है, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम, उसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। ये जो बीच में एक आपको कार्टिलेज या हाइलेन कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, इस हाइलेन कार्टिलेज को, ये इसका फंक्शन क्या है, दोनों नॉस्ट्रल्स को सेपरेट करना। इसका फंक्शन क्या है, दोनों नॉस्ट्रल्स को सेपरेट करना। और ये कैसे बना होता है, हाइलेन कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। नाउ नेजल पैसेज, इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं,
सीलिएटेड एपिथेलियम, छोटे छोटे सीलियाज बने हुए होते हैं। इन सीलियाज का क्या फंक्शन होता है? अगेन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेजल पैसेज तक पहुंच गए, नॉस्ट्रल से होके नेजल पैसेज तक पहुंच चुके हैं, अब उनको वापस और अंदर ना पैसे फेरिंग्स और लैरिंग्स तक ना जाने के लिए वहीं से वो धक्का मार मार के उनको बाहर कर देते हैं। सीलिया मतलब क्या होता है? हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स होता है। सीलिया मतलब क्या होता है? हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन म्यूकस ग्लैंड्स होती है। म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है म्यूकस सीक्रेट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी चिपचिपा सा होता है, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसमें चिपक जाए और बाकी हमारे अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज या फिर परेशान ना करे। नेजल चैम्बर्स ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। ये जो नेजल चैम्बर है ये जाके कहाँ पे ओपन होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कई सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 9 ऑर्गन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, रिब्स एंड लंग्स। ठीक है, अब हमने आज डिटेल में किसको पढ़ा? हमने नेजल चैम्बर को डिटेल में पढ़ा। नेजल चैम्बर क्या है? हमारा ये नोज वाला पार्ट जो होता है, स्टार्टिंग या फिर हम कह सकते हैं जो सबसे पहले वाला पैसेज होता है एयर को अंदर या एयर को बाहर ले जाने के लिए, उसको हम नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर कहते हैं। ठीक है, बाहर 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इज माउथ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ, अगर आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछे तो नेजल चैम्बर के नॉस्ट्रल्स जो होते हैं, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, बीच से इनको सेपरेट करके रखा गया है। ठीक है, अब ये जो सेपरेट करके रखा गया है उस सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम बोलते हैं। कैसे बना हुआ है? हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का क्या फंक्शन होता है? हेयर्स का फंक्शन होता है डस्ट को रिमूव करना, डस्ट को ट्रैप कर लेना ताकि वो अंदर और ऑर्गन्स तक ना जा पाए। म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो रेगुलरली म्यूकस सीक्रेट करती रहती हैं। अब ये जो म्यूकस है वो भी क्या करता है? डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाई थी, हार्ड पैलेट और जो होता है हमारा, वो हार्ड पैलेट जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट करता है ना। जो हमारे ऊपर जब आप टंग लगाएंगे माउथ में ऊपर तो आपको एक सॉफ्ट और पीछे साइड सॉफ्ट और आगे साइड एक पैलेट हार्ड फील होगा, दैट इज कॉल्ड हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। ये जो पैलेट होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट करके रखता है। इस वजह से हम खाना खाते खाते भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी यही पढ़ा। फिर ये नेजल चैम्बर जो है वो फेरिंग्स में जाके ओपन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना हो सके चीज़ें लिख लिख के रिवाइज कीजिए। और आज जो मैंने स्टार्ट किया है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स 5 मार्क्स में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, एक आध सिस्टम तो आता ही है 5 मार्क्स में। तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। हैंड notes चाहिए तो please follow my telegram channel and stay tuned. Thank you so much.